हेलो, हेलो। हेलो। अरे ऊपर वाला करो। हेलो, छोड़ दो। बेटा आ रही है आवाज सबको? चले, देख लो बेटा, ये आपका सिलेबस है। आज मैथमेटिक्स में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो जरा देख लीजिए जरा ध्यान से। देखो यहाँ पे बेटा, इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बता दिया था। मुझे कुछ ही बच्चों के सीट्स मिले हैं जिन्होंने बना रहे हैं, जो मैंने असाइनमेंट भेजे थे। हर्षप्रीत, आपका असाइनमेंट का? हाँ बेटा। एक मिनट रुको, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक मिनट रुक जाओ। आप बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? चलो कोई नहीं। और इधर उजेर आपका कहाँ है बेटा? हर्षप्रीत प्लग। अरे बदमाशो, उजेर आपका कहाँ रह गया? मैंने आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कराया था, तो मुझे भेजो तो सही। हाँ मुझे पता है, उसमें कुछ चेंजेस करवा रहा था, उसी के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। मुझे पता है आपका परमुटेशन का भेजना है, कॉम्बिनेशन का भेजना है, मैं अपलोड करा दूंगा। लेकिन अब समस्या ये है कि जो मैंने आपको असाइनमेंट मॉड्यूल दिए हैं वो भी नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? ये देखो बेटा, ये आप ही का तो सिलेबस है जिसके अंदर मैंने ये करा दिया आपको। ये आज ये करने वाले हैं मीन और में सबसे इंपॉर्टेंट ये मीन है। समझे? मैंने आपसे कहा था कि मीन के और मीन को, मीन इज नथिंग बट द एवरेज। लेकिन इतना आसानी से आपके क्वेश्चंस नहीं देगा वो। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करेगा पता है? आपका यूनिट नंबर 2 एलआर, नाम सुना है, लॉजिकल रीजनिंग, वहां पे इसका यूज होने वाला। आज मैं मीन के मॉड्यूल्स भी दूंगा, इसके टॉपिक्स भी बताऊंगा, सारे चीज। इससे पहले देखना, प्रोबेबिलिटी बता चुका आपको, परमुटेशन बता चुका आपको, कॉम्बिनेशन बता चुका हूं। और इन दोनों के रिगार्डिंग मैंने पहले से मॉड्यूल्स दे रखे हैं, वो भी क्वेश्चन आपने बनाया। कहाँ है? सारे बने हैं? इधर बने बेटा आपके? हाँ, जो नहीं बने मेरे से पूछो तो सही, इसके लिए तो मैं खड़ा हूं। आपके बन गए? कुछ छूटे? हाँ, जो छूटे उसे हम करेंगे। देखो बेटा, और प्लीज इस तरह से बाहर। और पहली बात, अपना अपना कैमरा ऑन करो। अमान, हर्षप्रीत, उजैर, कैमरा ऑन कीजिए सबको पहले। नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, कौन दिख रहा है। सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो बेटा मैं यहां से एग्जिट कर दूंगा आपको। इतनी सुविधा रखने से मतलब क्या होता है? उजैर, हर्षप्रीत, कैमरा ऑन कीजिए अपना अपना। आज ये टॉपिक करेंगे बेटा हम लोग मीन और मीन मीडियन, दोनों एक ही चीज होता है। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी आपको करवा दूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। और इसके रिलेटेड देखो बेटा, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया सबको, ठीक है। अब आप लोग आज मीन पढ़ेंगे, मीन के भी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के करवा दूंगा, आपका अपने आप काम बन के तैयार हो जाएगा। हेडिंग डाल दीजिए पहला, मीन। मीन इज नथिंग बट द एवरेज। देखो बेटा, आपके पास टॉपिक है मीन, लेकिन इसी मीन को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, एवरेज। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर मीन पढ़ते हैं तो मीन के अंदर ऑटोमेटिक एवरेज आएगा, लेकिन एवरेज पढ़ने से मीन आएगा कंपलसरी नहीं है। इसलिए टॉपिक के अंदर उन्होंने मीन लिखा है, ये नहीं लिखा है एवरेज। दोनों का मतलब समझना। अब यहाँ पे दो वर्ड है हमारे पास, मीन और एवरेज। मुझे कोई बताएगा कि बोथ वर्ड्स आर सेम या फिर डिफरेंट? दोनों सेम है या होता है या डिफरेंट होता है? पलक, बोल बेटा। अभी मैंने कहा ना, आपके दिमाग में एकदम गोली की तरह बिठाऊंगा मैथमेटिक्स कि मीन क्या होता है इसके। और कई सारे क्वेश्चंस अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे बेटा, देख के आंसर बनेगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। पहले भी कराया है, आज भी करा दूंगा मैं। सबसे पहली बात मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मीन और एवरेज दोनों सेम है या डिफरेंट है? अलग? अरे भाई, चल अमन, बाकी बच्चों को मैंने कहा था अपना अपना कैमरा ऑन करने के लिए। मैं रिस्ट्रिक्ट होके, या तो मैं आपको अभी हटवा दूं, फिर मेरे से बाद में बात करना, और कोई रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा मैं। इससे मुझे पता चल रहा है ना कि सामने कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। उजैर, कैमरा ऑन कीजिए अपना। अगर इसके बाद किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं हटवा दूंगा यहाँ से।
और कौन कौन है? अस्पीत, अमन, मुस्कान, सर माइक बैठना है कोई किस, अच्छा चलो सही है, इतने जो लोग रहिए। अब आइए बेटा, अब मीन और एवरेज, बेटा आपके सिलेबस में मीन जानबूझ के लिखा है कि मीन बोला है तो एवरेज पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एवरेज बोलते तो मीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें 2 मिनट हटा दे, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एवरेज आखिर होता क्या है। बाद में हम इसकी बात करेंगे कि मीन और एवरेज में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजें आपको पहले समझा देता हूँ। आज पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा इससे, और बार बार कह रहा हूँ बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, ध्यान समझ लेना। देखो बेटा, पहली बात मैं एवरेज की बात करता हूं, तो एवरेज क्या है इसको समझाने से पहले मैं पहले एक सिनेरियो बता देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए कि देखो बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये आपका घर है और ये अपना इंस्टीट्यूट है, मुझे कोई बताएगा कि आप अपने घर से अब मैं अपने इंस्टीट्यूट आते हैं, तो मुझे बताइए क्या इस केस में आपकी स्पीड हमेशा बराबर रही है? यहाँ तक आने में आपकी स्पीड क्या हुआ है? चेंज हुआ है। आप अपने घर से अपना इंस्टीट्यूट आए तो आपके स्पीड में कभी भी सिमिलरिटी नहीं रहा है। कभी ये 10 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर, किसी 5, कभी 3, किसी कोई डॉगी दिख गया तो 0 नंबर, ऐसा होता है बेटा? सामने डॉगी खड़ा है और बोले आ बहन समझाओ तेरी स्पीड को, तो इस केस में कभी 2, कभी 5, फिर 12, इस तरह से आप यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ आने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आप बताइए कि आप अपने घर से यहाँ तक किस स्पीड से आए हैं। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैंने 10 किलोमीटर चला सर, फिर 12 किलो हो गया, फिर एक डॉगी खड़ा था पूछ खड़ा करके तो मैं 0 पे हो गया। तो ऐसी बातें हम यहाँ नहीं बोलते। तब यहीं पे बोला जाता है कि कोई भी सिंगल एक एलिमेंट है या फिर कोई एक सिंगल एंटिटीज हो, एंटिटी कहने का मतलब तो है रियल लाइफ क्वांटिटी, अब उसके डेटा में बार बार वेरिएशन होता है, तो इतने वेरिएशन को लिखने के बजाय तो बोला जाता है इन सब को मिला के एक इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाली जाती है। देखो यहाँ पे इसके वजह यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाली जाती है, और ये इंटीग्रेटेड वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जैसे बाद में मान लो कि ये इंटीग्रेटेड वैल्यू मान लो कि 5 आ गई, तो इससे कुछ वैल्यू इससे कम आएंगे और कुछ वैल्यू इससे ज्यादा होगी, और इसी इंटीग्रेटेड वैल्यू का नाम होता है एवरेज। तो एवरेज कहता है जब किसी भी एक सिंगल एंटिटी के वैल्यूज में वेरिएशन होता है और उसमें वैल्यू को लिखना आसान ना हो, तो सबको मिलाकर एक छोटे वैल्यू में लेके जाना, उसे बोलते हैं हम लोग एवरेज। जहां से कुछ वैल्यू उससे कम होगा और कुछ वैल्यू उससे ज्यादा होना होता है, उसे बोलते हैं हम लोग एवरेज। सेकेंड एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मान लिया जाए, समझो यहाँ पर कि बेटा एक कोई लेबर है, कोई एक बार में मजदूर बैठा है, मैंने उससे पूछा कि बेटा आप बताइए 30 दिनों तक आप कितना रुपए कमाते हैं? तो वो मजदूर लेबर कहता है सर किसी दिन मैं 300 रुपए कमा लेता हूँ, किसी दिन 400, किसी दिन 1000 रुपए भी, और किसी दिन कुछ भी नहीं। इस तरह से वो मेरे को लगभग 30 दिनों का इनकम बताता है। तो मैं एक जगह फील करना चाहता हूं, तो जब आप देख रहे हो कि एक मजदूर के उसके अपनी सैलरी पर या एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग दिन में वेरिएशन होता है, तो इन सारे वैल्यू को मिलाकर एक नए वैल्यू को लेके आते हैं, और इसी इंटीग्रेट, और इसमें बाई जैसे मान लिया जाए इसका एवरेज 500 रुपए निकला, तो 500 कहने का मतलब है कि कुछ दिन वो 500 रुपए से कुछ कम कमाया हुआ है, कुछ दिन वो 500 रुपए से ज्यादा कमाया हुआ है, और ये जो इंटीग्रेटेड वैल्यू है इसी का मतलब होता है एवरेज। और थर्ड एक एग्जाम्पल लो जो आप पे वैलिड होता है एक स्टूडेंट के केस पर। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, मान लिया जाए एक स्टूडेंट ने 5 अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और कह रहा है, जैसे मान लो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और एलआर है, आईआर है, इतने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। किसी में उसको 60 मार्क्स मिले, किसी में 70, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 80, किसी में 90, ऐसा मार्क्स मिले। तो आप मुझे अलग अलग मार्क्स ना बताकर आप सीधे बता दो कि सर मेरा जो एवरेज मार्क्स है ना वो 60 है, तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा कि एवरेज बोला यानी इंटीग्रेटेड बोला है, इससे कुछ मार्क्स मेरा 60 नंबर से कम होगा और कुछ मार्क्स 60 नंबर से ज्यादा होगा। इससे हम इंटीग्रेटेड का इस्तेमाल करते हैं। अब बात है सर इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने इंटीग्रेटेड वैल्यू नहीं लिखा तो बेटा हर एक वैल्यू के साथ अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एवरेज आपको वो एक फैसिलिटी देता है जिसमें जब एक सिंगल क्वांटिटी के वैल्यू में वेरिएशन होता है तो उतने बेटा आप दुआ करो कि हमारे पास एवरेज नाम की चीज है। अगर एवरेज नहीं होता ना तो इस वैल्यू को बार बार लेकर किताबें इतनी पतली होने की वजह मोटी होती, लेकिन एवरेज ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारे पास एक ही सिंगल क्वांटिटी के वैल्यू में, याद रहे
एक ही सिंगल क्वांटिटी। अब किसी का दिमाग खटक गया, सर दो क्वांटिटी में दो अलग अलग के वैल्यू में आ जाए, तो वहां पे एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम होता है रिलेटिविटी, समझे, वो आपको सिलेबस में नहीं है। तो अब किसी भी एक सिंगल वैल्यू के ये वैल्यू में बार बार वेरिएशन हो रहा हो, तो उस वैल्यू को किसी एक जगह लाने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज या फिर इंटीग्रेटेड वैल्यू। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आया। अब अगर आपसे कोई कहता है कि एवरेज क्या है, तो अब सीधा आप वो नोट डाउन नहीं करना यहां से। ये क्या है, एक तरह का इंटीग्रेटेड वैल्यू है किसका, ऑफ सिंगल क्वांटिटी, इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ सिंगल क्वांटिटी किसी भी, देखो ऐसे लिख लो, एवरेज इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्ट डेटा ऑफ सिंगल क्वांटिटी। ये देखना बेटा, सिंगल क्वांटिटी या इंटिटी बोलते हैं इसे। इंटिटी कहने का मतलब होता है ऐसी रियल लाइफ वस्तु जो कि एग्जिस्ट करता हो। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको और समझाया कि जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे मैंने कहा कि ये इंटीग्रेटेड वैल्यू है। एग्जांपल देख लो कि मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे 1 2 3 4 5 है। अब मैं चाहता हूँ उसका एवरेज निकालो। याद रखो बेटा, अभी मैंने मीन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मीन पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझ में आएगा तो मीन आपके दिमाग में गोली की तरह जाने वाली है। अब इसका मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो देखो बेटा, रूल क्या कहता है, ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन क्या कर दूं मैं 5। देखो यहाँ पे, अब इस केस में अगर मैं बात कर लेता तो 15/5, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3। तो अब जरा देखो इन सारे वैल्यू का जो इंटीग्रेटेड वैल्यू क्या निकला हमारे पास 3। अब देखो एवरेज क्या कहता है, इससे कुछ वैल्यू 3 से छोटी है, इक्वल अमाउंट में कुछ वैल्यू 3 से बड़ी है। यकीन ना हो तो यहाँ पे आप डेटा देख लो, देख 3 से कुछ वैल्यू छोटी है और 3 से कुछ वैल्यू बड़ी है। ये मैंने 5 डेटा का लिया, आप 5000 डेटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि एवरेज वो एक ऐसी वैल्यू देगा जो कि इंटीग्रेटेड होगा, जिससे कुछ अमाउंट कम कुछ अमाउंट ज्यादा। अगर आप कहते हो कि सर मेरे 5 सब्जेक्ट में 60 एवरेज 60 मार्क्स आए, तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा कि इस बच्चे को किसी कुछ सब्जेक्ट में 5 है, तो 2 सब्जेक्ट में 60 से कम नंबर आए हैं और 2 सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा आए हैं। अब हम इस वैल्यू को लेकर आगे कैलकुलेशन करना चालू कर देंगे। बात समझाए? तो एवरेज कहने का ही मतलब है कि इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्ट डेटा। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब बेटा, एवरेज के लिए तभी हम यूज करते हैं जब आपको डेटा अलग अलग हो। कोई मुझे बताएगा, देखो बेटा जरा समझाओ, उसके बाद नोट डाउन करना। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, देखो लो, अगर मैंने बोल दिया कि मेरा जो मार्क्स है, मैं घर से चला, मेरी स्पीड हमेशा 10 10 10 10 10 किलोमीटर रही है, ये लो, अब मुझे बता सकते हैं मेरा एवरेज क्या होगा। मैं अपने घर से निकला और यहां तक आते वक्त हमेशा 10 10 किलोमीटर लिखा, तो एवरेज क्या होगा बेटा? पहली बात निकाल ही नहीं सकते, पहले 10 बोल दिया है लेकिन वो नहीं निकलेगा, क्योंकि एवरेज हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए निकाला जाता है। अब जब मेरी वैल्यू घर से यहां तक आने में 10 10 रही, तो मैं 10 10 बोल के बोलूंगा क्या? सीधा बोले तो मेरा 10 किलोमीटर स्पीड थी। यानी जब तक आपके वैल्यू में वेरिएशन होगा नहीं, तब तक एवरेज के बारे में सोच नहीं सकते। और सेम क्वांटिटी का कभी भी एवरेज नहीं निकाला जाता है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहीं पर एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 5 कर देता, तब एवरेज निकल जाता। लेकिन जब तक डिफरेंट डेटा ना हो, तो आप एवरेज की कल्पना नहीं कर सकते। एवरेज कंप्लीट होने के लिए ये कंपल्सरी कंडीशन है कि डेटा मस्ट बी डिस्टिंक्ट। इतनी बातें क्लियर हुआ सबको? लेकिन आप कहोगे कि हमें तो पढ़ना मीन है, तो अब हम पढ़ेंगे मीन। इतनी बातें समझ में आ गया सबको? क्लियर है? जब भी एवरेज निकलता है तो डेटा क्या हो जाए, हाँ बेटा, अगर एवरेज अगर अलग नहीं कराए तो देखो यहाँ पर सुनो, आप मान लो कि एक मजदूर हो, लेबर हो, हर एक दिन आप 300 रुपए आपने बनाए, समझो 30 दिनों तक 300 रुपीज आपने अर्न किए हैं। तो मैंने पूछा भाई कितना अर्न किया, तो आप सीधा आंसर दे दो ना कि 300 रुपए। लेकिन रियल लाइफ में कभी भी कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होता, ये दिमाग में बिठा लीजिए। आप चलते भी है ना, यकीन छोड़ दो, आप जहां बैठे हो ना, थोड़ा देर घर से बाहर निकल के देखो, आपकी स्पीड बराबर नहीं हो। ये मार्कर दिख रहा है, ये अरे ये पेन दिख रहा है, इसको छोड़ दूंगा ना मैं, इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी नीचे जाते वक्त, वैल्यू में वेरिएशन होगा ही। अगर आप कहते हो कि अलग क्यों ना, अलग क्यों जरूरत है, अगर सारे सेम हो जाएगा तो बेटा एवरेज निकाल के करूंगा क्या? क्योंकि रियल लाइफ क्वांटिटी ही कहता है, रियल लाइफ में, क्योंकि इंसान कभी भी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है? अरे लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा ना। ऑब्जेक्ट क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, इनर्शिया के फेज में नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। ये लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करता है। ये ऊपर छोड़ूंगा तो इसके छोड़ते वक्त स्पीड कुछ और होगा, जमीन से जब टकराएगा स्पीड का वो होगा। हाँ
बेटा अंकिता, बीच बीच में आप बर्फी हो जाते हो, म्यूट हो जाता है। क्या बेटा? अच्छा अच्छा, मैं रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। बाकी लोगों को समझ में आया? उजेर क्लियर है बेटा? एवरेज निकालने के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं होता तो याद रखना बेटा एवरेज जन्म ही नहीं होता, क्योंकि एवरेज तभी जन्म हुआ है जब देखा गया। आप बेटा उजेर एक काम करना, अपने पास 6 सब्जेक्ट पढ़ना है ना आईमेट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, आईआर और एलआर, आपने एग्जाम दे दिया, मुझे बताइए क्या आपका मार्क्स सेम आएगा उजेर? जब आपको पता है कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सबकी वैल्यू बनाना है, और तब इस केस में आपको अलग अलग नहीं बताना, आप सीधा कह दो कि सर मैंने आईमेट का एग्जाम दिया ना, मेरे को एवरेज मार्क्स 60 आया, तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ में कम आया कुछ में ज्यादा। ऐसा इसलिए एवरेज बनाया गया है क्योंकि रियल लाइफ क्वांटिटी कभी भी कांस्टेंट या सेम नहीं होता है, इसमें हमेशा वेरिएशन होता है। मैं यहाँ खड़ा हूं ना बेटा, 4 कदम भी चलूंगा ना तो मेरी स्पीड कभी कम कभी ज्यादा हुई होगी, समझे? तब एवरेज का जन्म होता है सेम क्वांटिटी के लिए। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबको? चलो अब हेडिंग डालना द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एवरेज। अब बात आ गया कि सर ये मीन और एवरेज में क्या डिफरेंस है। इधर कौन कौन से बच्चे नए जुड़े हैं? अंकिता, अनमोल, सानवी, आपको आवाज आ रही है बेटा? सानवी, सानिया नहीं, एक सानवी भी है, सानवी प्रधान। आ रही है बेटा? समझ में आया चीजें? हाँ, ऑन करके रखा कर बेटा, इससे पता चलेगा ना मेरा बच्चा दिख रहा है, समझे? एक साथ में पूरे इंडिया को घुमाता हूँ, एक बैठी वहाँ गुजरात से, एक बैठे एमपी से, एक बैठा केरला से। देखो तो एक क्लासरूम में पूरा इंडिया मेरे पास है, इतना सा तो इंडिया है। चल बेटा, अब मैं बात करूंगा द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एवरेज। ध्यान से समझना बेटा, क्यों मीन पढ़ाया गया आपके सिलेबस में, उन चीजों को समझा रहा हूं मैं। देखिएगा, यहाँ मैंने डाला एवरेज और यहाँ डाल रहा हूं बेटा मैं मीन। चल, अब मैं दोनों बातों को एकदम ढंग से समझा रहा हूं आपको, क्या जरूरत पड़ गई इसको मीन और एवरेज में। चल बेटा, मीन और एवरेज की बात कर लो तो जरा देखो, यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेता हूँ, जरा देखना बेटा, 3 है, 4, 5 है, 2 है, 1 है और 4 है। अब मैं इसका एवरेज निकालता हूँ बेटा। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है एक सिंपल होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ डेटा। ठीक ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं आज याद रखना ग्रुप में सबको मॉड्यूल मिलने वाला है। तो इस केस में अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज क्या कहता है, 3 + 5 + 2 + 1 + 4 अपॉन 5 कर दो तो वैल्यू हो जाता है बेटा 15/5। वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है। अब भाई, अब मैं मीन की बात करता हूँ। अगर मैं मीन निकालना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पर, देखो अगर मैं इसी को मीन निकालना चाहूँ तो यहाँ ध्यान से समझना बेटा, ये होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5। देखो यहाँ पे, अब इसकी भी वैल्यू हो गया 15/5, तो वैल्यू हो गई हमारे पास 3। आप जरा ध्यान से देखेंगे दोनों केस में कि यहाँ पर भी आपके पास 3 आया और यहाँ पर भी 3 आया, तो मुझे कोई बताइए इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? कुछ डिफरेंस दिखा है? और कोई? बेटा बिल्कुल सही है। जब देखिएगा भरे 3 आपके पास, यहाँ पर भी आंसर एवरेज 3 है और यहाँ पर भी आंसर आपका 3 या 3 आ रहा है, तो बेटा दोनों में एवरेज और मीन की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है। सुनो बेटा, फिर नोट डाउन करना। अगर मैंने अब यहाँ पे मीन कहा तो बेटा मीन कहने का मतलब ये है कि मैं कह दूं 3 हमारा एवरेज है और मैंने कह दिया 3 हमारा मीन है, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने 3 मीन किया है तो इस केस में जो डेटा होगा ये कंपलसरी है कि ये हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। और अरेंजमेंट का कहने का मतलब ये है, ये या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। तो मीन और एवरेज में बस एक ही चीज डिफरेंस था कि एवरेज में जो डेटा होता है ना वो डिस्टिंक्ट होता है, यहाँ वहां छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि द एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज,
इज 3, तो कहने का मतलब अब कंपल्सरी नहीं है कि डेटा अरेंजमेंट में लिखा गया हो, लेकिन अगर मैंने कह दिया द मीन ऑफ 5 डेटा इज 3, तो इट मस्ट बी कंपल्सरी ऑल द डेटा आर अरेंज्ड इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये कंपल्सरी कंडीशन होती है। अब बात आ जाती है कि अगर मुझे मीन का थ्योरी पता चल गया तो बोला कि अब बोला गया सब दोनों में दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, वो इस बात का हुआ। यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर है? अब आइए यहाँ पे, अब जरा ध्यान से समझना। मीन कहने जैसे मैं कह दूं ना कि मेरा मीन मार्क्स जो है वो 60 है, तो यानी पहला इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से वो लिखा गया होगा, हम रेंडमली बात नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है कि जैसे मीन को हमने समझा कि डेटा जो हमारे पास अरेंजमेंट में होता है, तो यहाँ पे हमने मीन का इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पे अब चाहो बेटा अब इस केस की बात कर लें तो जरा ध्यान से समझो बेटा, अब जितने भी मेन होंगे हमारे सिलेबस में वो सब के सब एवरेज कहलाएगा, लेकिन क्योंकि बेटा मेन में जो हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया है, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो एवरेज का ही है। अरे ये फॉर्मूला एवरेज का ही है, तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी मीन हैं वो सब के सब एवरेज कहलाएंगे, समझे? लेकिन हर एक एवरेज मीन नहीं हो सकता है, इसलिए मीन पढ़ने का मेन इंटेंशन था कि एवरेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एवरेज पढ़ने के लिए मीन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सिलेबस में मीन लिखा है ना कि एवरेज। इतनी बात तो समझ में आया? अब यहाँ पे इन दोनों बातों को क्लियर हो गया कि हर एक मीन एवरेज होगा, लेकिन हर एक एवरेज मीन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं, जरा देखो यहाँ पर मैंने कहा कि फाइंड द एवरेज, ध्यान से समझना बेटा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर्स। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है बेटा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर। तो मुझे ये बताइए कि इस केस में कि फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर का मैं एवरेज मांग रहा हूं, आप इसे निकाल लेंगे? मुझे बताइए फर्स्ट नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 51 तक लिखेंगे, तो आप इसे एवरेज में बना सकते हैं। जब तक है जान ये काम कर सकते हैं बेटा, नहीं करना है वो बदमाशो। अगर मैं इसका एवरेज निकालने की बात कर लेता ना, इंसान से बोलते हैं तो 1 प्लस, क्योंकि एवरेज तो हमें आता है, हमें पता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस करेंगे, क्योंकि बचपन से पढ़ा है हमने, है ना? यही काम करते चले जाएंगे, और एक दिन आएगा जब मैं 51 पे पहुंचूंगा, अपॉन 51 करूंगा और आंसर निकाल के दे दूंगा, यानी पूरे 2 घंटे में एक क्वेश्चन तो पक्का बना के आ जाएंगे। ये कुछ होगा? अरे यही कुछ करेंगे? अरे बेटा यही पे संभलिए जरा, खुद को रोकिए। बोला गया है एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा, अच्छा एक बार बताओ बेटा, नेचुरल नंबर बोलते कैसे? द नंबर विच में बी काउंट, और जब नेचुरल नंबर है तो वो अरेंजिंग ऑर्डर में होगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। और जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया कि नेचुरल नंबर है और एवरेज का फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर लेंगे बेटा, खोपड़ी गर्म हो जाएगा, ये रूल कहता है। तब यहीं पे जन्म लेता है कि सर ये एवरेज सिर्फ आपको भटकाने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, ये हमेशा अरेंजमेंट के फॉर्म में अगर होता है, और जहां अरेंजमेंट होता है वहां एवरेज को, अब एवरेज ना समझ के इसके अंदर की बातें समझेंगे, और इसको हम मीन का फॉर्मूला लगा के, जो क्वेश्चन इसे बनना आसान नहीं था, मीन उसे 2 मिनट में सही कर देगा। बात समझ में आया? तो यहाँ बस आपको भटकाने का काम था। अब बात आ गया सर, अगर इस क्वेश्चन को बोलना, जैसे एवरेज निकालने के लिए तो फार्मूला बन गया, लेकिन अब मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? तो वो देखो बेटा, मीन निकालने का फार्मूला क्या कहता है, यहाँ से देखना आप, देखिएगा। मीन कहता है, हाँ मीन आप तभी इस वर्ड का इस्तेमाल तभी करोगे जब आप लोगों को पूरी तरह से पता हो कि नंबर में मस्ट बी इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये कंपल्सरी कंडीशन है। जब आपको ये बातें पता चल जाए कि सारे नंबर इंक्रीजिंग अरेंजमेंट है, तो ही एवरेज को एवरेज का सेंस ना समझ के उसको मीन का सेंस समझेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? सानिया क्लियर है बेटा? अगर तब यहाँ पे मीन कहता है कि जब मैं अरेंज हूं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा कहता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर दीजिए आंसर। इतना सरदर्दी लेने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर दो, हमारा आंसर। अब जरा देखो बेटा, अब इस बिहाफ पर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो देखो बेटा, अब ये कहता है कि मैं एवरेज हूं, ध्यान से समझो बेटा,
मैं एवरेज हूँ, एवरेज पूछा गया, ये एवरेज जानबूझ के आपको लिखा गया है कि आपको पता चले, आपका दिमाग काम करे, सर एवरेज है क्या ही क्या होगा। लेकिन याद रहे बेटा, अब इसे एवरेज ना समझ के, अब चूंकि नंबर अरेंजमेंट में है, इसको एवरेज की जगह हम मीन की बात करेंगे। ये देखो बेटा, जैसे हम यहाँ बात कर देंगे मीन, और जैसे मीन की अगर बात कर लेता हूं तो देखो यहाँ पर मीन के केस में क्या करना है, इसका फर्स्ट नंबर क्या होगा, अरे बोल भाई 1, और लास्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 51, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 + 51/2। ये लो बेटा सीधा आंसर, ये लीजिए आंसर हो गया 26। क्लियर है। ये बातें तभी वैलिड था अगर आपको इस बात का पता है कि नंबर का जो फॉर्मेट है वो अरेंजमेंट में है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, भले वहां लिखा जाता एवरेज है, बट आपको वहां सेंस लेके चलना है कि वो एवरेज नहीं मीन का रूप है, और मीन का आंसर देके हम काम कर सकते हैं। क्लियर है, नहीं तो ये क्वेश्चन बेटा टांडम मचा देगा आपको, करता रहो 1 से लेके 51 तक। समझ में आया सबको, क्लियर है। अब देखो, अब यकीन ना हो इस क्वेश्चंस की भी बात कर लूं, अब इसके कुछ देखो मिनट, हमने इसके फार्मूला और मीन को समझ लिया, इस क्वेश्चन में भी इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा इसका मीन निकाल लेते। तो देखो पहला 1 लास्ट 5/2, ये ले 5 और 6, ये लो, अबे यार ये लो, ये 6/2, आंसर सीधा 3, करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, हमें पता था कि नंबर हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया गया है, तो वाई वी आर यूजिंग एवरेज फार्मूला। समझे नहीं आप, पहले याद रखिए द फादर ऑफ मीन इज एवरेज, जो एवरेज है फादर के, जो एवरेज जो है मीन का पिता है। बट लेकिन अगर उसका बच्चा अच्छा काम कर सकता है तो फादर से पूछने की क्या जरूरत है। समझे, जैसे कहते हैं ना, हम अलग अलग जनरेशन में जब जाते हैं तो बच्चे अव्वल होते चले जाते हैं, वहां की बातें उसको ज्यादा समझ में आना चालू हो जाती है। समझे। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया सबको, चलेगा। अब इसके कुछ फंक्शंस है वो देख लो जरा, उसके बाद हम काम कर लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो इतना समझ में आ गया हमारे पास, उसके बाद याद रखो बेटा, अभी बार बार कह रहा हूं मैं, आपका मॉड्यूल खोलूंगा एवरेज या मीन का, अब जो समझना है समझ लो। मुझे आपको पता है, इतना तो दिमाग का पता चल गया कि कब इसे मीन बोलना है कब एवरेज बोलना है, दिमाग क्लियर हो गया सबका, दोनों बातें समझ में आ गया। ये अब आपको डिसाइड करना है कि जैसे बोल देगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, बेटा कंसेक्यूटिव है तो अरेंज है, और अरेंज है तो वहां पे लिखा भले एवरेज है, बट वो एवरेज नहीं समझना, मीन समझना। समझ में आया। सानिया प्लस सानवी, क्लियर है सबको बेटा। चल देखो, अब इस फॉर्मूले का थोड़ा सा और कहता है ना ऑपरेशन कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो बेटा अगर मैं ऐसा कर दूं कि मुझे पता है मीन इक्वल टू फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता था, क्या मीन इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर प्लस ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर बाय 2 लिखा जा सकता है क्या। अरे ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, है ना। अब भाई, अब जब हमें ये पूछा जाए कि द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, क्या इसका ऑपरेशन करके 2 टाइम्स ऑफ मीन लिख दूं तो चलेगा, ऐसा लिख दूं चलेगा। ऐसा करना कोई बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए और भी है, लेकिन बात है सर ऐसा किया क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस को देख के आंसर बनाने के लिए। समझ में आया? आज हम मीन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्री की ओर चलेंगे। ठीक है, चलो इतनी बातें सबको समझ में आ गया, क्लियर है। बढ़े आगे, अब मैं कुछ क्वेश्चन करा लूं। अब तक मीन में किसी को दिक्कत हुआ है तो बता दो, बोल दो बच्चों, समझ में आया। उजैर, हरप्रीत, अमान, ज्वारिया, उमर, कहाँ ये बाकी बच्चे। चल अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं। चल कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, तो मैं असाइनमेंट खोल रहा हूँ, जरा देखिएगा। अब मुझे कुछ इसका आंसर बताते चले जाएंगे। बाकी ये वाला असाइनमेंट आपको मॉड्यूल मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप पूरा काम कंप्लीट करेंगे। रुक जाओ 2 मिनट, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ।
चलो बेटा, सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन मत लिखना, कोई कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, सीधा आंसर देगा, या आपको सीट आपको मिल जाएगा। सामने स्क्रीन में दिया गया था एवरेज ऑफ 5 कंजू, अच्छा एक बात बताओ, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है? अरे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या? हाँ, और एक के बाद एक जो नंबर आता है कंसेक्यूटिव में, या तो वो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। अरे यही कुछ होगा, या तो वो इवन नंबर होगा, हाँ, या तो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा, यही चीज होगा ना आपको। तो अभी इस केस में देखो बेटा, बोला गया द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि देखो बेटा कंसेक्यूटिव अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक बार ध्यान से समझ लो यहाँ पर। चलो, कंजुगेटिव नंबर मतलब होता है, ये दो तरह का हो सकता है, या तो इवन होगा या फिर ये आपके पास ऑड नंबर होगा, यही कुछ होगा। अब ध्यान से समझना बेटा, कंजुगेटिव इवन में जैसे 2 4 5, ये सॉरी 5 कह रहा हूँ, ये 6 8 इस तरह से कोई होगा। और जब ऑड की बात करो 1 3 5 7 9 इस तरह से कुछ और होगा, अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पे हमें कोई नंबर लेना देना नहीं, बस उन्होंने एक ही चीज पूछा है आपसे। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 5 कंजुगेटिव इवन ऑड नंबर, मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर कंजुगेटिव है तो अरेंजमेंट होगा। अरे मानते हो? अरेंजमेंट होगा। अगर अरेंजमेंट होगा तो यहां पर इस एवरेज को क्या सोच के चलेंगे हम? मीन। समझे? मीन कहने का मतलब है हम सीधा यहाँ पे बोला गया है तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको पता था इसके आंसर में कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट जो है वो 2 टाइम्स क्या होता है? मीन। आपका ऑलरेडी मीन दे रखे, ये एवरेज नहीं, मीन कितना दे रखा है? 15। तो 2 टाइम्स ऑफ 15 कर दे तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा? 30। अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ मीन स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट किसको जोड़ने से 30 होता है? इसको होगा? नहीं। इसको होगा? हाँ, इसको हो जाए, इसको होगा? नहीं। इसको होगा? नहीं। इसको सीधा आंसर हो गया आपके पास 19 to 11। बात समझ में आया? जानवी आपको समझ में आया बेटा? जानवी क्यों नहीं है? चलो बेटा, ये समझ में आया? सानवी प्रधान, ये क्लियर हुआ? तो ये चीजें याद रखना बेटा, जब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इस केस में हमेशा ध्यान में रखना कि हमारे पास अब ये कंजुगेटिव नंबर कौन सा हमें नहीं लेना देना, समझ में? इससे हमारा काम बनके तैयार हो जाएगा। बाकियों को क्लियर है सबको? समझ में? चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तब तक बनाओ। मैं 1 मिनट में आगे आप ले, ये लो बनाओ इसे।
मैंने इसकी देखी है। हेलो, सॉरी बच्चों, थोड़ा कुछ पेरेंट्स आ गए थे। चलो बेटा, इसका आंसर क्या आया था? आ गया बेटा सबका? पलक, हसप्रीत, सानिया। चलो बेटा, इसमें तो चलो नेक्स्ट बात देख लेते बेटा। इसका इसमें भी क्या करना था, 2 टाइम्स ऑफ 38 कर दो। 2 टाइम्स ऑफ 38 करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को ऐड कर दो, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। बाकी बच्चे रुद्र, पलक, सानवी, आपको आ गया बेटा? सानवी प्रधान, समझ में आया ये? बेटा कहाँ चले गए सानवी? चलो, अब एक कुछ क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे जरा। इसे बना के दिखाओ जरा, इसे बना के दिखाइए जरा। हसप्रीत, सानिया, हार्ड आएगा? चलो चलो बेटा, इसको भी कुछ नहीं करना। इसको जितना भी वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पर 45, इसको 2 टाइम्स कर दे। अरे 2 टाइम्स कर दे, 2 इंटू 40। 2 इंटू 45 कर दीजिए, वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 90। और 90 की वैल्यू कर दो, अब 90 जोड़ के देख लो किस में आता है। हो गया आंसर? सानवी, आ रही है आवाज बेटा आपको? अरे तुम बीच बीच में गायब हो जाती है। अब ये समझ में आया सबको? क्लियर है? चलो, अब आपको मीन और एवरेज में तो क्लियर समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब इतना क्लियर है सबको? किसी को नहीं है तो बताइए। अरे कैमरा ऑन करो अपना अपना। पलक, सानिया, सबको कह लो। कहाँ कहाँ तुम लोग गए? मुझे थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, कोई पेरेंट्स आ गए थे, आप ही के जैसे पेरेंट्स थे किसी का। चलो, इतना क्लियर हो गया सबको? सानवी, आप भी कैमरा ऑन कर लो बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि एवरेज क्या होता है और आपके पास मीन क्या होता है। इतनी बातें क्लियर हो गया सबको? अब आओ, अब हेडिंग डालना अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज, नया पॉइंट। ये असाइनमेंट सबको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आपको 2 मॉड्यूल मिलेगा। एक मॉड्यूल ये और एक मॉड्यूल आपका मिलेगा इसका मीन का। 2 मॉड्यूल मिलेगा। आइए अब लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें, जरा ध्यान से समझना बेटा। इस केस में अब आपको 2 रूल पढ़ा रहा हूं। पहला होता है अरिथमेटिकल, ये लो, अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। अब जरा ध्यान से समझना बेटा। अब इस रूल का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन जो काफी लेंदी हो रहे होंगे ना, उसको आप छोटे में बना लोगे। कैसे? देखो बेटा, इसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होता है। अरिथमेटिकल रूल क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना। मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी 5 डेटा ले लिया, ध्यान समझो, फिर नोट डाउन करना। 5 डेटा लिया मैंने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 डेटा ले लिया, अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ बेटा, मुझे बताओ जरा, सबका एवरेज अपॉन 5 कर दूं, समझे? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। इतनी बातें क्लियर है सबको? तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3। अब आइए, अब रूल कहता है अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल मतलब होता क्या है, ध्यान से समझो, यहाँ पे समझा देता हूं। प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, इसी को तो हमने एवरेज बोला था, सॉरी अर्थमेटिक्स बोलते हैं। अब रूल कहता है कि आप हर एक नंबर के साथ, ध्यान से समझो यहाँ पे बेटा, ये लो, जैसे 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, मैं ईच एंड एवरी नंबर्स, देखो बेटा आप एवरी यानी हर एक नंबर के साथ मैं +2 कर देता हूं। तो ध्यान से समझो, यहां पर मैंने हर एक नंबर के साथ +2 कर दिया। अर्थमेटिकल रूल्स क्या होता है, आप +2 कर दो या -2 कर दो, इनटू कर दो या डिवाइड कर दो, जो आपको मर्जी है वो कर लो। आप हर एक नंबर के साथ +2 +2 +2 +2 कर दिया। ये मान लिया जाए ये हमारे पास ऑल्ड एवरेज है। तब आपसे पूछा जाएगा कि मुझे अगर मैं हर एक डेटा के साथ +2 कर दूं तो मुझे ये बताइए कि न्यू एवरेज क्या होगा। अब मैं इसका न्यू एवरेज निकालने की कोशिश करूं तो मैं हर एक डेटा के साथ +2 कर दिया, क्वेश्चन में माइनस भी लिखा देगा, इनटू भी लिखा देगा, डिवीजन भी लिखा देगा, जो भी मर्जी हो वो लिखा देगा। तो इस केस में अगर मेरे को एवरेज निकालना हो तो देखो हम क्या करें, तो देखो 1 and 2 3 4 5 6 और कितने हो गए 7, अभी भी तो नंबर 5 ही है। अब इसका मैं वैल्यू निकाल दूं, सबको जोड़ दो, ये 25/5 हो गया, तो वैल्यू कितना निकल गया आपके पास 5। तो यानी कि अब हमारा ये हो गया हमारे पास न्यू एवरेज। देखो बेटा क्वेश्चन ऐसा था, अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज, आपके पास 3 है, समझ में? ये अगर आप इसके हर एक डेटा के साथ ईच एंड एवरी डेटा, आप इसके हर एक डेटा के साथ या तो +2 कर दो, -2 कर दो, इनटू 2 कर दो, जो मर्जी कर लो, तो मुझे बताइए न्यू एवरेज क्या निकला। तो हमारा न्यू एवरेज क्या निकला यहाँ पर 5। लेकिन इस रूल का डिमेरिट ये था, ध्यान ध्यान समझो बेटा, यहाँ पे हमारे पास 5 डेटा था, तो 5 डेटा के साथ +2 कराना आसान था, समझे? +2 सब डेटा के साथ 5। अगर बाद में मान लिया जाए कि यहाँ पर ये 500 डेटा होता, तब मैं क्या करता? तब तो वैल्यू आसान थी नहीं। तब इस केस में क्या होता है, तब अर्थमेटिकल रूल जब पैदा होता है, ये कहता है कि अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे सीधा ट्रिक क्या कहता है, ये देखो न्यू एवरेज आपको निकालना होगा, तो इसका रूल कहता है कि ऑल्ड एवरेज प्लस जो वैल्यू आप अलग अलग के साथ कर रहे हैं वो सीधा ऑपरेशन आप इसी के साथ कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जांपल समझो मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहाँ पर आपको इस केस में देखो ऑल्ड एवरेज, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमारे पास कि 5 डेटा का क्वेश्चन ऐसे होगा। ये देखो क्वेश्चन ये कहा गया है कि एवरेज ऑफ 5 डेटा, 5 डेटा का जो एवरेज है ये हमारे पास 3 है। अगर आप हर एक डेटा के साथ एवरेज देखो ईच एंड एवरी डेटा के साथ अगर +2 करना चाहते हैं तो इस केस में आपको अलग अलग करके +2 नहीं करना है। आपको सीधा तब पूछा गया है कि आफ्टर +2 या फिर -2 या इनटू, तो न्यू एवरेज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अलग अलग ना करके जो ऑल्ड एवरेज आपका 3 था उसी के साथ ऐसा करके हमारा सीधा आंसर बन जाता। पहले भी वही बन गया, या अभी भी यही बन गया। लेकिन अब इस ट्रिक का फायदा ये हो गया कि अगर हमारे पास 5 डेटा था तो मैंने लिख दिया, अगर मैं यहीं पर 500 डेटा लिख देता और बोल देता आपके 500 डेटा का एवरेज 25 है और हर एक डेटा के साथ मैं 5 जोड़ रहा हूं, तो अब 500 डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। तब यहां पर सीधा ये ट्रिक काम करता है, ये वाला, ये देखो बेटा ये वाला ट्रिक क्या कहता है कि जब अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज कहता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी के हर एक डेटा में सेम एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो या इनटू करना हो या डिवीजन करना हो, तो अलग डेटा को करने के बजाय आप सीधा उसके एवरेज के साथ वही ऑपरेशन कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ, देखो यहाँ पर बेटा, जैसे देखो इसको अर्थमेटिकल बोलते हैं क्योंकि एवरेज जो ये 3 बना है एवरेज, ये एवरेज मैं अकेला नहीं हूं, ये 5 डेटा के कॉम्बिनेशन से मैं बना हूं। अगर हर एक डेटा, जैसे कहते हैं ना किसी एरिया का लीडर, मेरा इनकम तभी बढ़ेगा जब आप सबका इनकम बढ़ेगा। अगर मैं आप सबका इंटीग्रेटेड वैल्यू हूं, सबको 5-5 रुपए देने से बजाय सीधी सी बात है कि मैं अपना 5 रुपए सीधा बढ़ा लूं, तो मैं माना, जैसे मान लिया जाए, सुनो यहाँ पे मैं आप लोगों का एवरेज हूं, लीडर हूं, समझे, और मेरा लीडर सिर्फ अगर 10 रुपए की है और अगर कोई आके कहता है कि सर देखो हर एक लोगों को मैं 10-10 रुपए बांट रहा हूं, तो मैं इस केस में हम सीधी सी बात करेंगे, सर उसको बढ़ाने से अच्छा है मेरा बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं लीडर हूं इन सब का, मेरा इनकम अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये बना जाएगा कि सबके साथ बढ़ रहा है।
तो अब यहाँ पे अर्थमेटिकल रूल आपको ये चॉइस देता है कि अगर आपके पास 500 या 5000 डेटा दिया गया हो और उसका ऑल्ड एवरेज दिया गया हो और बोल दिया जाए कि हर एक डेटा के साथ मैं +5 -2 प्लस इनटू कुछ भी कर रहा हूं, तो अलग अलग डेटा के साथ करने के बजाय वो ऑपरेशन डायरेक्टली उस डेटा के साथ कर लीजिए, हमारा आंसर। पूरी बात समझ में आया? क्लियर है बेटा सबको? समझ में आया? तो एग्जाम्पल समझे हो, एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास 50 देखो बेटा इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका रियल लाइफ में यूज होता है। जैसे मान लो अभी हम सारे इतने सारे बच्चे हैं और अभी मैंने कह दिया कि हमारे क्लास का लगभग हम लोग 15-20 बच्चे हैं, तो हमारे क्लास का एवरेज एज मैंने मान दिया कि 25 है। कितने बच्चों का मैंने बोला कि मान लो कि 50 स्टूडेंट्स का देखिएगा एवरेज एज जो है मैंने मान लिया ये कितना है, 25 है। तो एवरेज एज 25 कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे 25 से कम है, कुछ ज्यादा है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए आफ्टर 5 ईयर्स के बाद आप हमें पांचों बच्चों का न्यू एवरेज क्या होगा, बता सकते हैं आप? अभी हम 50 बच्चों का एवरेज एज 25 है, तो आपसे पूछा 5 साल बाद एवरेज क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30। बेटा सीधा ऐसा इसलिए हुआ कि बेटा एवरेज एज जैसे अभी ऐसा ये हर एक के साथ बराबरी बढ़ता है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ऐसा थोड़ी है कि ये सलोनी है सर आप 30 साल के हो अभी 20 के 5 साल रुको ना मैं आपके बराबर आ जाऊंगी, ऐसा होता है नहीं। एज एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा हर एक डेटा के साथ सेम बढ़ता है ना पलक? अभी माइक में आप 40 की है और मैं 35 का हूं, तो मैं अब पलक को बोलूंगा सानिया को, सानिया 5 साल रुक जा बेटा मैं तेरे बराबर आ जाऊंगा, ऐसा होता है नहीं। एज एक ऐसी क्वांटिटी है जो हाँ सबके साथ बराबर बढ़ती है। तो अब हम मुझे ये 50 स्टूडेंट्स कौन है, इसका एज क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधी सी बात ये समझेंगे कि हर एक क्वांटिटी में अगर डेटा बढ़ रहा हो तो अलग अलग लिखने के बजाय उसके ऑल्ड एवरेज के साथ वही ऑपरेशन कर देंगे। पूरी बात समझ में आया? अरिथमेटिकल रूल। अब उसका बताओ अगर मैं 5 साल पहले की एवरेज पूछता तो क्या आंसर होता? 20। सीधा हम माइनस कर देते। अब इस केस में ये बातें हमें समझना कंपलसरी है कि जरा ध्यान से रखना बेटा पर्टिकुलर एज क्या है। यहाँ पे मैंने प्लस किया माइनस किया, यहाँ पे अगर इनटू भी हो जाता या मैं कहता हर एक डेटा के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अलग अलग करने के बजाय हम सीधा एवरेज के साथ हो, क्योंकि एवरेज कौन है? एक लीडर है, मुझे आप लोगों ने बनाया है, समझे? आप लोगों में चेंज होने का मतलब है मैं मेरे में चेंज होगा, समझ में? तो आपके साथ मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप सबका दुख मैं हर लूंगा, समझे? आप में अगर सबको 2-2 रुपए मल्टीप्लाई करना है तो मैं कहूंगा सर उसको मत कीजिए, इसको मत काट कूट करो, मुझे कर लो, क्योंकि इन बच्चों का एवरेज मैं हूं, समझे? इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा तो सीधा इफेक्ट मुझे पड़ेगा, इसलिए इसको अलग अलग ना करे, वो काम मेरे साथ कर लीजिए, हमारा आंसर क्लियर हुआ? ये समझ में आया? इधर सानिया, पलक, अनमोल, उजैर, उजैर अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ये थ्योरी समझ में आया सबको? क्वेश्चन दिखाओ मैं। अब तू तो मैं ना जल्दी जल्दी बहाना कर, जिस दिन गुस्सा आया मैं सबको हटा दूंगा, पढ़ता रहना फिर। बेटा देखने से कितना अच्छा लगता है, ये देख तो सानिया कितनी प्यारी लग रही है, पलक कितनी अच्छी लग रही है, वो देखो तो कह रहे हैं सानवी पढ़ना कितने अच्छे लग रहे हैं सब। और इससे मुझे पता चल रहा है कि सामना बच्चा है। देखो बेटा एज ए टीचर होने के बाद बताया मैंने अब तक में लाइफ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आज के डेट में, और यकीन मानिए मैं अब तक के लाइफ में लगभग 10,000 बच्चों को पढ़ाया है। और एक मंत्र तो मैंने समझा है कि जब तक मैं बच्चों को ये ना देख पाऊँ तो फिर पढ़ाने का वो फीलिंग नहीं आता बच्चा क्या सीख रहा है। क्योंकि फेस साइकोलॉजिकल टर्म्स में फेस रीडिंग बहुत मायने करता है, आपको देखने से मुझे पता चल रहा है कि बच्चा समझ रहा है। खैर चलो तुम्हारे ऊपर ज्ञान बांटने से क्या फायदा, तुम तो सुनोगे नहीं। किसी का मोबाइल में कैमरा ही नहीं है, किसी के मोबाइल में सर इंटरनेट ही नहीं। अबे इंटरनेट नहीं तो देख कैसे रहा है पगले? चल यहां तक सबको समझ में आया? अब क्वेश्चन के साथ चालू हो जाओ। देखो बेटा चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, चालू हो जाओ। पहले सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विदाउट बेटा कोई पेन नहीं उठाएगा, देख यहाँ पे सानवी कोई पेन नहीं उठाएगा, सीधा आप 3 बच्चे दिख रहे हो कापी मेरे लिए, आंसर बोलो इसका। सानवी आगे इधर क्या ना पलक, सानिया, हाँ बेटा कुछ नहीं करना, 20 नंबर का देखो। अब ये
20 नंबर कौन सा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ से आओ, किस मुल्क से आए हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे। मुझे बस ये लेना देना है कि इस 20 नंबर्स का, देखो बेटा, ये जो 20 नंबर है, 20 नंबर का एवरेज क्या है हमारे पास, 83। अब बोला गया है 18 इज एडेड टू देम, 18 एडेड टू देम करने मतलब एक की बात नहीं करता, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो सब में अलग अलग करने से अच्छा है बेटा वो काम मैं सीधा इसके साथ कर दूं, आंसर सीधा कितना हो जाएगा 101, दैट्स इट आंसर। नहीं तो बेटा अगर ये तरीका ना बताओ ना, और बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं आई मैट कैलकुलेशन का चीज नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकल का होता है। और पिछले 3-4 साल से ऊपर, ये 5वां साल हो गया मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो खासकर आपके आई मैट का, और उसके हिसाब से कह रहा हूँ, अगर मैं इंडियन बुक्स या फिर एनसीईआरटी के बिहार पे अगर पढ़ा रहा होता ना, तो मैं इसको कैलकुलेट करके बताता। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, लेट द नंबर इज ABCDEFGHIJKLMNOP, ABCD तो सिखा के भेज देता आपको, है ना, पलक आता है बेटा ABCD है। चल चल, एक दिन मैं अपनी गुड़िया को लेके आऊंगा, तुझे सिखा देगी, पापा ABCDXYZ खत्म, समझ में। उससे पूछूंगा बीच का कहाँ गया, वो तो होता ही नहीं है, वो दूध पीने के बाद बताऊंगी ये चीज है। खैर चलो बेटा, अब समझ में आया, ये सोलोनी झेली हुई है, इतना समझ में आया बेटा सबको, क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, किताबें कहती हैं और कई सारे लोग भी पढ़ाते हैं, तो वो कहता है इसको आप मैनुअली बना लो, लेकिन मैंने आपको इस तरह तैयार नहीं कर रहा कि आपको पेन टच करने की जरूरत पड़े सामने। इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने पेन टच करने नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, आगे आने वाले भी क्वेश्चन में पेन टच करने नहीं दूंगा, बट कंपल्सरी कंडीशन है बेटा कि आपका कैलकुलेशन हैवी होनी चाहिए, समझे। कैलकुलेशन अगर हैवी नहीं है ना, तो मैं क्या दुनिया का कोई टीचर आपको ढंग के नहीं पढ़ा सकता, कैलकुलेशन में मशक्कत नहीं आनी चाहिए, समझे। चलो ये क्लियर हो गया सबको, चलो इसका आंसर चालू हो जाओ, सेकंड क्वेश्चन चालू हो जाओ, सीधा नजरे बोर्ड पर, कोई नीचे नहीं देखेगा, पाप लिखेगा, मैं देख रहा हूँ, सीधा पेन, पेन नहीं उठाएगा कोई, कितना आ गया, ये ऑप्शन आ गया बेटा, हाँ कितना है, क्या कर रहे हैं आप, चलो बेटा हर एक के साथ क्या कर रहे हैं आप, 70 को रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या करें, सीधा 42 माइनस 70, सीधा हो गया 85, है ना। सानिया कहती हाँ सर हो गया। अरे 42 माइनस 70 करेंगे तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 25, क्लियर हुआ, समझ में। चलिए एक और लास्ट करो इसमें, उसके बाद सेकंड रूल पढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, द एवरेज 15 नंबर्स इज 42, बता आंसर, हाँ क्या हो गया सीधा आंसर 22। इधर क्या क्या सानवी तुम ही बोल बेटा आंसर, बोला कर, बीच बीच में बोला कर, नहीं तो बोलने नहीं देंगे, लोकतंत्र है ये, हमारी मांगे पूरी करो, समझे। नहीं समझ में आया, पिछले वाला समझ में आया था, ये समझ में आया था ना, इसमें कुछ नहीं कह रहा बेटा, इसमें कह रहा है सिर्फ देखो 50 नंबर का टोटल एवरेज कितना है 242। अब बोला गया है 11 इफ 11 इज ईच नंबर इज डिवाइडेड देम, 11 से हर एक नंबर को डिवाइड करना है, तो अलग अलग करने के बजाय सीधा 242 को 11 से डिवाइड कर दो, ये लो 2 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 कैंसिल, देख कितना आसान था, टू 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 बोलते चला जाना था, आंसर आ गया। अब समझ में आया, अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज क्लियर हो गया, बताओ इनके जरा, समझे, ये क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ दे। चलो अब आप चलो वापिस बोर्ड पर, ये लो, ओ ये लो, लो अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। अब हेडिंग डालना रिवर्स अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज, ये क्लियर हो गया ना, अब साथ साथ रिवर्स अर्थमेटिकल समझना, देखो देखो बेटा, रिवर्स अर्थमेटिकल क्या कहता है, ये टोटल अमाउंट के रूल पे बेस्ड होता है, ध्यान से समझना बेटा।
टोटल अमाउंट, समझे आप? यहाँ तक तो क्लियर है सबको? सानिया, इधर पलक, अमन, क्लियर है बेटा सबको? इधर सानवी क्लियर है? अब देखो रिवर्स अर्थमेटिकल क्या कहता है, ध्यान समझो। अर्थमेटिकल रूल कहता है कि अगर आप हर एक डेटा के साथ कुछ प्लस माइनस करते हैं तो इफेक्ट इसका ऑल एवरेज लेता है। कहने का मतलब जरा रिवर्स की बात कर ले, जब अर्थमेटिकल की बात कर ले तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अगर देखो यहाँ पर इसके चीज क्या कहानी थी इस केस में कि यहाँ पे मैंने बात किया तो ये 15/5 हो गया, आंसर इसका 3 हो गया, सही है। तो अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप ध्यान से समझो बेटा, लो कि हर एक के साथ +2 जोड़ते हो, ये लो, तो आप अलग अलग करने के बजाय सीधा यहाँ आंसर कर दो तो हमारा आंसर सीधा 5 हो जाता। अरे इसका आंसर 5 हो जाता, इतनी तो बातें सबको पता है, क्लियर है। लेकिन देखो यहाँ पे अब इस केस में रिवर्स क्या कहता है, वो देखो यहाँ पे, देखो रिवर्स कहता है कि अभी मैंने इसके अगर डेटा को छेड़ रहा हूं, मुझे समझाना जरा, चलो बेटा मैंने जब डेटा को छेड़ा तो इफेक्ट कहाँ हुआ, इसके एवरेज में, समझे। लेकिन अब मुझे बताओ अगर मैं क्वेश्चन में ये देता कि द एवरेज ऑफ, चलो एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का एवरेज जो वो है 3, ध्यान से समझो बेटा। अब मैं ये जो एवरेज में जो है +2 कर रहा हूं, ध्यान से समझना, 5 डेटा का एवरेज कितना हमारे पास 3, हर एक डेटा के साथ मैं +2 कर रहा हूं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने इसके साथ प्लस एवरेज ऑफ 5 नंबर 3, अब बोला गया है न्यू एवरेज में आपने क्या किया कि जो ओल्ड एवरेज था ना उसके साथ +2 कर दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, इसमें 2 ऐड करने का मतलब क्या है कि ये 2 डायरेक्टली 3 के साथ ऐड नहीं हो रहा है, वो सारे नंबर के साथ ऐड हो रहा होगा। अगर मैंने डेटा में +2 किया तो वैल्यू 3 पे असर पड़ा, लेकिन अगर मैंने एवरेज में ही +2 कर दिया तो कहने का मतलब अब ये +2 पांचों डेटा 1 2 3 4 सभी डेटा के साथ होगा। अरे डेटा में बदलाव किया तो एवरेज बदल रहा है, तो एवरेज में बदलाव करूंगा तो पूरा डेटा बदलेगा। तो इस केस में टोटल कितना एडिशन हमें करना पड़ेगा, देखो इस केस में टोटल अमाउंट निकाला जाता है, वो क्या होता है देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट करने का मतलब 2 2 2 पांचों के साथ जुड़ गया, तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना जुड़ेगा, देखना 1 2 3 4 5, तो सीधा आंसर हो जाता 5 × 10। ये होता है हमारा रिवर्स अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज। रिवर्स कहता है, अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज कहता है कि अगर डेटा में चेंज किया तो इसका एवरेज बदलेगा, लेकिन एवरेज में चेंज करूंगा तो डेटा बदलेगा, और टोटल कितना बदलेगा वही इसमें आंसर होता है। ये क्लियर हुआ? इधर सानवी क्लियर है बेटा आपको? चलो नोट डाउन करो इसे, जल्दी करो।
ये बेटा सबका यहाँ तक समझ में आया सबको? अब कुछ क्वेश्चंस कर ले, चलो बेटा क्वेश्चंस करो। अब यहाँ पे एक छोटी बात है और समझ लेना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एवरेज ऑफ एम नंबर्स इज एन, इसका क्या मतलब है? एवरेज ऑफ एम नंबर्स ऑफ इज एन कहने का मतलब क्या है? इसको आप क्या लिखेंगे कि सम ऑफ एम नंबर्स अपॉन एम इंटू एन, ऐसा लिखा जाएगा। अरे ये बातें समझ में आ रही है आपको? ये लास्ट पॉइंट बता रहा, इसके बाद सीधा वो दे देगा, तो सम ऑफ एम नंबर्स कितना हो जाएगा? सीधा एम इंटू एन। ये नोट डाउन कीजिए पहले, करो सब पे। क्या हो गया? हाँ? लिख दिया? क्वेश्चन सब बनाए हुए थे ना पिछले वाला? चलो अब हो गया, चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ जरा। पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि आपको बेसिक मैनुअली करनी है, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ। ये ले बेटा, सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसे बना के देखो तो जरा, क्या है? इसे बना के दिखाना बेटा जरा। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसे बनाइए। पूरा टाइम है आपके पास, बनाओ। अरे बनाओ, कॉपी में चेक कराओ, चेक कीजिए। बदमाशो, चलो जा पहले। बदमाशी करेगी तुम दोनों? ऐसा क्या लिख दिया जो हंसी आ रही है? हमें क्लास के बाहर करके शीशे के नीचे से पढ़ाऊंगा मैं। बदमाशी की तो दोनों। 43 आ रहा है, चलो। इसे कहते हो कभी सोच। मैं आप लोगों का हंसी पे बात नहीं कर रहा, क्यों हो आपका रिजल्ट है, पहले ये बात खुद से पूछ के देखो। ये भी बच्चा है, तुम तो सामने बैठे हो। कर लो मजाक, करना है जब जीना वर्षो है, कर लेंगे कभी ना कभी। देखो टाइम दो खुद को, क्लास बैठा है तो इसमें जितना जल्दी हो उतना करो। और इस क्वेश्चन को भी मैं, पता है आपने अभी बनाया होगा ना पलक, मैं आपको इतने से डब्बे में बना के दिखा दूंगा, इतना सा डब्बा, ये लो, इतना में बन के तैयार हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से ट्रिक बताया है अभी आपको। पहले आप अपना पूरा दिमाग लगाओ, पूरा टाइम दो। लो कॉपी चेक करो, तुम बना दो, तुम दोनों बातें करते हो। जिसको बनाना होगा पहले बना के बना देगा। हितेश, और कोई लोग आंसर तो बता। बना बेटा, पूरा टाइम है, मैं पहले आपसे बनवाना चाहता हूँ, बना तुम दोनों।
क्या आंसर है आपका? आपका आंसर क्या है? कितने? और किसी का क्या आंसर आया? सानिया, इधर सानवी आ गया बेटा, क्या आया? इधर क्या नाम है? हितेश, हर्षिता, चलो बेटा देख, इसका मैनुअली अगर मैं बताऊं तो देखो क्या होता है उसे समझो यहाँ पर। देखो मैनुअली अगर मैं बात करता हूँ तो इसका वैल्यू क्या होता है, द एवरेज है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। द एवरेज एज बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ 10%, ये कितना हमारे पास 21 है, ये कुछ होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? एवरेज एज सम ऑफ एज ऑफ 10% अपॉन 10 इक्वल टू 21 आया होगा। अरे ऐसे ही तो आया होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ एज कितना हो जाता? 21 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 210। इतनी बातें क्लियर हो गया? समझना। अब बोला गया है एक न्यू पर्सन इसमें एंटर कर रहा है, ध्यान समझना। इसकी एज मैंने एक्स मान लिया, तो टोटल आने से अब टोटल लोग कितने हो जाएंगे? टोटल 11 हो जाएंगे। अरे ये कुछ होगा। तो बोला गया है कि आने से जो है ना एवरेज एज में 2 इंक्रीज हो गया, यानी कहने का मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं सम ऑफ एज, ये देखो सम ऑफ एज ऑफ 11% जो आने से इनका जो एवरेज सम ऑफ एवरेज, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये देखो ऐसे लिख दूं 11 लोग आ गए। तो बोला गया है एवरेज एज ऑफ 11% की अगर मैं बात कर दूं, ये बोला है 2 इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 21 था तो अब कितना हो गया? +2। अरे एवरेज में इंक्रीज हो रहा है ना, ये कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें सम ऑफ 10% प्लस एक को मैंने x मान लिया है अपॉन 11 इक्वल टू 23, ऐसा कुछ होगा, यही कुछ होगा। देखो बेटा आगे मैं बात कर लूँ तो सम ऑफ 10% का ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, ये है 210 प्लस एक्स गुना 23 इंटू 11। देखो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 210 प्लस एक्स, ये कितना होगा? 253। अब आपको एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 253 माइनस 210, तो वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 53, सॉरी 43। यही किया ना सबने, आंसर आ गया। चलिए उसी की बात है कि ये नहीं करना था, समझे? इतना मैनुअल करना होता तो यहाँ बैठे नहीं होते, खासकर मेरे पास तो नहीं होते। चलो इसका आंसर ये है, ये देख तो हो गया। चेक कर क्या लिखा मैंने, आया आंसर? अरे पगलो ये देख, ये देख 21 प्लस 11 इंटू 2 43 हो गया आंसर। इतना करने का झंझट नहीं थे, ये पूरे कहते ना पहाड़ नहीं बनाना, ये है आंसर। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए आपको रिवर्स अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ जैसे टर्म्स पढ़ा रखे थे। अब इसका ट्रिक देखे, ये कैसे किया किसी को नहीं पता, है ना? चलो बेटा देखो अब मैं इसे समझाता हूँ, ध्यान से समझना कैसे क्या। उस डब्बे के अंदर मैंने डब्बे में लिखा था 21 प्लस 11 इंटू 2 इक्वल टू 43, हमारा आंसर हो जाता। अब जरा ध्यान समझना बेटा, एक चीज बताओ मुझे, इतना बताओ जैसे हम लोग 20 लोग हैं और 20 लोगों का मैंने कहा कि एवरेज एज 25 है, ध्यान समझना बेटा। हम लोग 20 लोग हैं, सारे एवरेज हम 20 लोगों का एवरेज एज 25 है। तब मैंने कहा कि हमारे क्लास में एक नया बच्चा आ गया, तो मुझे बताइए उस नए बच्चे के आने से हमारा एवरेज एज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सानवी क्या होगा बेटा? बोल सानिया क्या होगा बेटा? हाँ बाकी लोगों से नहीं पूछूंगा मैं, जिनका फोटो मेरे को दिखेगा वही से पूछूंगा। तुम लोग हरकतें करोगे तो मैं भी करूंगा। कल भी मैम को बोल दूंगा कि सर कि मैम उसी बच्चों को आपको कांटेक्ट करना है जो बच्चे का चेहरा दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि बाकियों के मोबाइल में ना कैमरा ही नहीं है, कीपैड मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ठीक है मैं पूछ नहीं रहा, सही है तुम। देखो बेटा अब यहाँ पे आपने क्या कहा कि हमारे क्लास का एवरेज एज 25 है, समझे? मैंने कहा न्यू बच्चा आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अरे गलत है ये,
नए बच्चे के आने से एवरेज एज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज होगा, ये आने वाले के एज पे डिपेंड करता है कि एवरेज एज से उसका कम है या ज्यादा। बेटा आपने कभी तराजू देखा जहाँ पे चीजें मापी जाती है, देखा है दोनों बराबर होता, अगर ये चीजें ज्यादा हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको इधर घूम घिसकना होता है। आने वाले से एवरेज एज बढ़ेगा ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आने वाले का एज एवरेज एज से ज्यादा होगा तो अब तो एज बढ़ेगा, लेकिन आने वाले का एज एवरेज एज से कम है तो एवरेज एज बढ़ेगा नहीं, घटेगा। समझना है? तो ये कंपल्सरी मत दिमाग में बैठो कि आने से एवरेज हमेशा एवरेज एज बढ़ता है। देखो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान समझना बेटा। ये हमारे पास एक लाइन है, तो एवरेज जो एक तरह का तराजू है, नोब है, जहाँ पे दोनों लाइनें बैलेंस होती है। समझे? अभी मैंने आपको बोल दिया कि हमारा एवरेज एज यहाँ पे है, अभी एवरेज एज हमारा क्या है 21 है, तो कहने का मतलब कुछ लोग 21 से माइनस होगा, कुछ लोग 21 से प्लस होगा। अब देखो तरीका, बाकी इस ट्रिक को भी शॉर्ट करूंगा। अभी एवरेज एज 21 है, तो बोला गया एक न्यू पर्सन आ गया, तो इतना तो पता है कि न्यू पर्सन आने वाले का एवरेज एज, बेटा ये देख बेटा, ये हमारे पास पूरा काम है, एवरेज एज का नोब है। आने वाले से एवरेज एज या तो इंक्रीज होगा, देखो या तो अगर इंक्रीज कम होगा तो आने वाले का एज अगर इस साइड होगा यानी 21 से ज्यादा होगा तो एवरेज एज बढ़ेगा। अगर आने वाले का एज देखो बेटा 21 से कम हो जाएगा तो एवरेज एज घटेगा। इतनी बात समझ में आया? लेकिन अब इतना तो पता है कि आने वाले का एज 21 है, 21 से ज्यादा या कम हो सकता है। लेकिन अब बात आई कि ज्यादा हुआ या कम, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आने से 2 ईयर इंक्रीज हो गया तो प्लस कर दो। अरे यार पता है, अब यहाँ पे पूरे 10 लोग थे, देखो बेटा अब यहाँ पे ये आने से दो एक लोग आने से टोटल कितने लोग हो गए, यहाँ पे टोटल 11% हो गए हमारे पास। अरे इतनी बात तो समझ में आ गया। और 11% आने से एवरेज में 2 का इंक्रीज हो गया। तो अब रिवर्स अर्थमेटिकल की बात करो कि मैंने क्या कहा था कि रिवर्स अर्थमेटिकल में कहता है कि अगर एवरेज में कुछ इंक्रीज होता है तो टोटल एलिमेंट के साथ इंक्रीज होगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पलक, सानवी, क्योंकि उसमें बोला था कि ऑल्ड एवरेज मेरा 3 है और मेरे में 2 इंक्रीज हो, मैं 5 डेटा का एवरेज हूं, मेरे में 2 इंक्रीज होगा तो टोटल कितना बड़ा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 2 टोटल कितना बड़ा 10 बढ़ गया था। अब यहाँ पे टोटल लोग कितने हमारे पास 11, 11 में से हर एक के साथ 2 बढ़ रहा है तो टोटल कितना बढ़ेगा 11 इंटू 2। क्लियर हुआ? अब सबको जोड़ दीजिए आंसर 43। समझ में आया? ये था आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। लेकिन अब इस ट्रिक को भी वापस ट्रिक के रूप में बदले तो कैसे, तो देखो यहाँ पे बेटा सीधा क्या करने का, न्यू एज अगर बोलेगा कि क्या होगा तो जितना एवरेज दिया होगा वो लिख देना, समझे? अगर कहता है एवरेज घट रहा है तो क्या कर देंगे माइनस, बढ़ेगा तो क्या कर देंगे प्लस। क्वेश्चन में क्या कर रहा है एवरेज इंक्रीज हो गया, यहाँ कर क्या कर दूं प्लस। अब देखो पहले कितने लोग थे 10, अब कितने लोग हो गए, एक लोग आ गया तो टोटल कितने हो गए 11 और सबके साथ 2 बढ़ रहा है इंटू 2 कर दो आंसर। तो आंसर कितना हो गया 21 प्लस 22, आंसर हो गया हमारे पास 43। कहानी खत्म। समझे? अगर यही कहता, ध्यान समझो बेटा, एक लोग चला गया, समझो एक लोग चला गया तो जाने से, इसी में मान लो इसी क्वेश्चन में कहते हैं एक लोग के जाने से एवरेज एज में डिक्रीज हो गया, तो हम सीधा क्या करते 21 जाने का क्या होता है माइनस, जाने के बाद कितने लोग हो जाते 10 के बाद कितने हो जाते 9, 9 हो जाते, तो 9 इंटू 2 घटा दो यानी जाने वाले का एज 3 साल का था। इसलिए दिमाग में कभी भी मत भरना कि आने से एज इंक्रीज होता है या जाने से इंक्रीज होता है, ऐसा कभी, ये जाने वाले और आने वाले के एवरेज एज पे डिपेंड करता है। पूरा क्लियर हुआ सिनेरियो? समझ में आया? अब एक क्वेश्चन लास्ट बनाओ, ये लो इसे बनाओ, सबको डायरेक्टली बनाओ, पूरा टाइम है, मैनुअली बनाओ, जैसे बनाना बनाओ इसे।
बना इधर, क्या आंसर आया? इधर आ गया सबका आंसर? पलक, सानिया, सानवी आ गया बेटा? चलो अब देखो बेटा, आज मैं यहीं तक क्लास रखूंगा, बाकी बच्चों को इसमें क्वेश्चन बना लेना है। इसको कैसे बनाया, बेसिक बनाया या फिर ट्रिकी से बनाया? सानवी कैसे बनाया? सीधा देखो बेटा, पहला एज कितना हमारा है, ये देखो कितना है 35, और उसके बाद देखो एवरेज एज डिक्रीज 2 कर दूं, 10 लोग थे और एक आए हैं ना कम, 11 गुना 2 कर दो, कितना हो गया 35 माइनस 22, आंसर कितना हो गया हमारे पास 13। हाँ लो आंसर क्लियर हो गया सबको, समझ में? अब इसका प्रैक्टिस सेट भेज रहा हूँ, अब उसे बना के मुझे रिटर्न करेंगे। क्लियर है सबको आज को? ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है? चलो बेटा, मैं आपको सेट भेज रहा हूँ।